Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mohammad Wasim Saqib, your chemistry teacher. बेटा आज हमने NMD CAT का लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम, यूनिट ऑफ केसी, एक्सप्रेशन ऑफ केसी के जो डिफरेंट रिलेशंस हैं, केपी है, केएक्स है, केएन है, और फिर बफर सॉल्यूशन है, ली शॉर्टलियर प्रिंसिपल है, अमोनिया की प्रिपरेशन बाय हैबर्स प्रोसेस है, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट वगैरह, इनके बारे में डिस्कशन करनी है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो रिएक्शन की टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले नंबर पे जो चीज हमारे पास है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो है ना, वो ये एक जो है ना वो 2 डायरेक्शनल है और एक जो है वो 1 डायरेक्शनल है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन जो रिवर्स ना हो सके वो इरिवर्सिबल है, टेक प्लेस इन 1 डायरेक्शन। जो रिवर्सिबल जो सिर्फ एक उसमें दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, फॉरवर्ड भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता। इसमें जो अल्टीमेट गोल है वो बेटा इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन करना होता है। लेकिन जो इरिवर्सिबल है ये कंप्लीट हो जाता है किसी एक रिएक्टेंट के खत्म होने पे या दोनों रिएक्टेंट के खत्म होने पे, और इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं आता। जैसे एग्जांपल में 2H2 + O2 goes to 2H2O, और यहाँ पे जो एग्जांपल है वो N2 + 3H2 goes to 2NH3। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये आप कह सकते हैं कि सारी जिंदगी चलता रहेगा। हाँ, इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा, उस इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये हमेशा एक क्लोज्ड वेसल में ही जो है वो एस्टेब्लिश होता है, क्लोज्ड वेसल में ही अटेन किया जा सकता है। और ये बेटा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, यानी हमेशा ये मॉलिक्यूल्स इन बल्क में जब होंगे तब उनके साथ डील करता है। इसमें बेटा ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है उस पर डिपेंड नहीं करता। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो उस स्टेज पे, इक्विलिब्रियम की स्टेज पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, वो कांस्टेंट हो जाती है। और ये चूंकि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में चल रहा होता है, तो इसलिए दोनों में किसी एक तरफ से भी अटेन किया जा सकता है। कैन बी इनिशिएटेड, कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर साइड। कैटलिस्ट बेटा इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करता, उसे चेंज नहीं करता। डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, मींस कि उस वक्त ये स्टैटिक नहीं होता, इसके रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसलिए उसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोला जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम की बेटा 2 टाइप्स होती हैं, एक होमोजेनियस और एक हेटेरोजेनियस है। होमोजेनियस सेम से है वर्ड, तो इसका जो मतलब है वो तो सेम हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम हो जाए तो वो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम है, और अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम ना हो तो फिर ये हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया जो है वो कहलाता है। तो अब इसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए हम देखते हैं। ये देखिए बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है उसमें हम ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो आता है। व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, पहले तो हमने ये समझना है। पीटर वेज और गुल्डबर्ग बेटा 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ पेश किया था, और वो ये कहते हैं कि जी एक्टिव मैसेज क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्टिव मैसेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर एक रिएक्टेंट है तो एक रिएक्टेंट का एक्टिव मैस यानी उसकी कंसंट्रेशन, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट या उनके एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्शन बैकवर्ड चल रहा है तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर हम कंसिडर करते हैं कि जी ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स हैं, तो फॉरवर्ड जाते हुए इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, रिवर्स आते हुए इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। उसमें फिर हमारे पास फॉरवर्ड जाते हुए जो रेट कांस्टेंट है वो KF है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और बैकवर्ड आते हुए जो रेट कांस्टेंट है वो KB कहलाता है, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों रेट कांस्टेंट्स की जो रेशियो है वो KC कहलाती है, विच इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इनकी एक्सपोनेंट्स यानी इनकी पावर में चले जाएंगे। अब इसमें बेटा KC जो हमने लिखा यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बेटा। सबसे पहली बात कि इसके यूनिट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो
यूनिट निकालने के लिए, यहां से मैं इधर आ रहा हूं, यूनिट निकालने के लिए फार्मूला है कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एन। अब कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है बेटा मोल्स पर डीएम क्यूब, मोल्स पर डीएम क्यूब की पावर डेल्टा एन। अब डेल्टा एन क्या चीज है? डेल्टा एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स में से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल माइनस कर दें, डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स का, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एन, उसे डेल्टा एन कहा जाता है बेटा। तो डेल्टा एन जो हमारे पास है वो अब डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट होता है। जैसे यहां पे देखिए पहले केस में कि प्रोडक्ट के मोल्स 2 हैं, रिएक्टेंट के मोल्स बेटा 1 और 1 है, यानी ये दोनों मिला के भी 2 ही बनता है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स में कोई डिफरेंस नहीं है तो फिर डेल्टा एन 0 हो जाएगा, और अगर डेल्टा एन 0 हो जाए तो यहां पे जब मैं 0 लिखूंगा तो किसी भी चीज की पावर 0 जो है वो 1 कहलाता है, यानी उस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए जो केसी का यूनिट है वो कोई भी नहीं बनता। लेकिन बाकियों में जहां पे नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस है, जैसे यहां पे 2 जो है ना वो मोल्स हैं प्रोडक्ट के और 1 रिएक्टेंट का है, तो 2 - 1 आंसर +1 आ जाएगा, तो मोल्स पर डीएम क्यूब उसके केसी के यूनिट बन जाएंगे। इस तरह आप किसी भी रिएक्शन के केसी के यूनिट जो है वो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो केसी के यूनिट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब केसी किन पे डिपेंड नहीं करता? इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जो मर्जी कंसिडरेशन हो, केसी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और ये बड़ा प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता, यानी ये चीजें जो है वो केसी को इफेक्ट नहीं करती। केसी को इफेक्ट कौन करता है? केसी को इफेक्ट करता है टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंजेस केसी चेंजेस, और ये एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। मतलब थर्मोडायनेमिक मीन के प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, हीट चेंज होने की वजह से, थर्म मीन हीट, हीट चेंज होने से ये उस पर डिपेंड कर रही होती है। जी बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन फॉर केसी। केसी के एक्सप्रेशन लिखने के लिए रिएक्शन हमें दिया जाएगा और उसे डायरेक्ट केसी निकालने का ट्रिक आपको बता रहा हूं बेटा, कि अगर आपको प्रोडक्ट में 2 नजर आ रहा है तो फिर केसी के एक्सप्रेशन में 4x² लाजमी आएगा। तो देखिए जहां जहां पे 2 है, जैसे यहां पे 2 आ रहा है प्रोडक्ट में, यहां पे प्रोडक्ट में 2 आ रहा है, तो प्रोडक्ट में 2 आने का मतलब है कि 4x² लाजमी आएगा। इन 3 केसेस में 4x² आ गया। लेकिन अगर 4 नहीं आ रहा, सॉरी 2 नहीं आ रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? अब ये 2 प्रोडक्ट हैं, जितने प्रोडक्ट उतने x मल्टीप्लाई होंगे। 2 प्रोडक्ट हैं तो x मल्टीप्लाई बाय x, 3 प्रोडक्ट होते x मल्टीप्लाई बाय x फिर मल्टीप्लाई बाय x, यानी वो x³ हो जाना था। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होके बेटा x² बन जाएगा। मैं उसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, x² आ गया जी। अब आपने देखना है कि रिएक्टेंट कितने हैं। अगर ये एक रिएक्टेंट है और ये भी एक रिएक्टेंट है, तो पहले रिएक्टेंट के लिए आप A लिखेंगे, सेकंड रिएक्टेंट के लिए बेटा B लिखेंगे। A और B ये एक से ज्यादा रिएक्टेंट के लिए। अगर रिएक्टेंट एक ही है तो फिर सिंपली A हमारे पास आ जाएगा। यहां पे 2 रिएक्टेंट हैं, यहां पे भी A और B आ जाएगा, और यहां पे भी 2 रिएक्टेंट हैं, A और B हमारे पास आ जाएगा। तो रिएक्टेंट के लिए आपने A B C इस तरह से जो डिफरेंट अल्फाबेट्स लिखने होते हैं। अब ये एक रिएक्टेंट है 1, ये जो नंबर है ना, ये जो ना वो यहां पे उसका कॉन्सेप्ट आएगा, ये जितना नंबर यहां पे होगा उतने x A में से माइनस कर दें। A - 1x, 1 नहीं लिख रहा, अंडरस्टूड है, तो 1 आ, और यही नंबर इसकी पावर में, यहां 1 है तो B - 1x और यही नंबर उसकी पावर में। तो ये बेटा उसका रिलेशन बन गया केसी का। इसमें वॉल्यूम नहीं आएगा। वॉल्यूम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस होगा तो फिर वॉल्यूम आएगा, वो भी मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं। यहां पे आते हैं बेटा नेक्स्ट में, देखें एक रिएक्टेंट है A - 1x और इसकी पावर में भी 1 आ जाए। लेकिन अब आपने डेल्टा n फाइंड आउट करना है। इसका डेल्टा n बनता है 2 - 1 + 1। अगर डेल्टा n प्लस में आ गया, ये प्लस में आ गया, तो फिर वॉल्यूम जो है वो इसके फ्रैक्शन के नीचे, बटे के नीचे वॉल्यूम आएगा, और ये नंबर उसकी पावर में होगा, वॉल्यूम की पावर में। तो ये बन गया बेटा x² ओवर A - x ब्रैकेट बंद, और फिर V आ जाएगा। अब देखें इसमें हम इसको अप्लाई करते हैं। यहां पे 2 आ रहा है तो
ये पहला रिएक्टेंट है, पहले रिएक्टेंट के लिए ए है, तो ये बन जाएगा a माइनस 2x और ये ही पावर में a माइनस 2x का स्क्वायर। फिर सेकेंड रिएक्टेंट के लिए b था b माइनस 1x और उसकी पावर भी 1। तो ये जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब हमने वॉल्यूम लिखना है। वॉल्यूम के लिए क्या करना है, ये नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस आपने बनाना है। नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस कितना है जी, नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस जो है वो हमारे पास देखें ये 2 और ये दोनों मिला के 3, 2 माइनस 3 आंसर -1। अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो वॉल्यूम बेटा इस फ्रैक्शन के ऊपर, इस बटे के ऊपर, और जो भी उसका नंबर है वो वॉल्यूम की पावर में। लास्ट वाले को देखें, यहां 1 है तो ये बनेगा a माइनस 1x पावर 1, और इसी तरह ये 3 है तो ये बनेगा b माइनस 3x पावर 3। और वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, डेल्टा एन फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा एन प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट के 4 मोल्स हैं, आंसर -2 है, तो ये माइनस की वजह से वॉल्यूम ऊपर और ये 2 उसकी पावर में। तो इस तरह बेटा आप किसी भी रिएक्शन की केसी लिख सकते हैं। मैं एक रिएक्शन आपके सामने लिखता हूं और फिर उसकी केसी डायरेक्ट लिखते हैं जी। N2O4 है बेटा, ये 2NO2 है। अब ये रिएक्शन है, इसकी केसी हमने डायरेक्ट लिखनी है, तो 2 आ गया। 2 आने का मतलब है कि 4x² जो है वो इसके इस फ्रैक्शन के ऊपर आ जाएगा, बटे के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक रिएक्टेंट है तो a माइनस x आ जाएगा। इनके नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस 2 माइनस 1 प्लस 1 आता है तो वॉल्यूम नीचे आ जाएगा। ये बेटा उसकी केसी का डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास आ गया। तो इस तरह से आप केसी का एक्सप्रेशन जो है वो किसी भी रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं बेटा। जी स्टूडेंट्स, बेटा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो केपी, केसी, केएक्स, केएन उनके रिलेशंस हैं। हमारी बुक में केपी और केसी का रिलेशन दिया गया है। अगर हमारे पास कोई गैसियस रिएक्शन है तो बेटा गैसियस रिएक्शन में कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है प्रेशर के। फिर आप कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं और प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेरिक है। तो केपी और केसी का जो आपस में रिलेशन है वो क्या है, वो है जी केपी इज इक्वल टू केसी RT की पावर डेल्टा है। इसी तरह कुछ और जो है ना वो कॉन्स्टेंट यूज होते हैं, जैसे KX है। अगर मोल फ्रैक्शन में जो है ना वो आप सारी टर्म्स यूज करें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट, फिर KX आता है। और अगर नंबर ऑफ मोल्स में डील कर रहे हो तो फिर नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से जो है ना वो KN हमारे पास आ जाता है। तो इनके रिलेशन हमारे कोर्स में नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। इसका रिलेशन है, इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कंडीशंस लिखी हैं कि KP और KC बराबर कब हो सकते हैं, जब डेल्टा N 0 हो जाए। डेल्टा N 0 कब होता है, अभी हमने एक रिएक्शन देखा था, मैं उसी से मिलता जुलता एक रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूँ कि जी ये रिएक्शन है बेटा, हाइड्रोजन आयोडीन आपस में मिले और इन्होंने HI बना दिया। प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट के भी 2 मोल्स हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल्स बराबर हो गए। जब ये मोल्स बराबर होते हैं तो फिर डेल्टा N 0, डेल्टा N 0 यहाँ पे 0 पुट करेंगे, किसी भी चीज की पावर 0 1, KP और KC बराबर हो गए। अगर डेल्टा N 0 से ज्यादा है, वो किस केस में है, वो मैंने अभी आपको रिएक्शन पढ़ाया। ये वाला रिएक्शन देखें, इसमें प्रोडक्ट के मोल्स जो हैं वो कितने हैं, 2 हैं और रिएक्टेंट 1। 2 माइनस 1 आंसर +1 आ रहा है, डेल्टा N +1 आ रहा है बेटा हमारे पास। तो इस केस में हम ये कहते हैं कि डेल्टा N ग्रेटर देन 0 है, 0 से लार्जर है। तो जब डेल्टा N 0 से लार्जर होगा, यहां 1 लिखेंगे, तो फिर KP इज इक्वल टू KC और आगे RT की पावर 1। तो मतलब ये हुआ कि KP 2 चीजों के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो KP सिर्फ KC से लार्जर हो जाएगा। मैं बच्चों को इसको इस तरह समझाता हूं कि जी 6 है तो ये किसके इक्वल है, 2 × 3। अब है तो दोनों चीजें इक्वल, लेकिन अगर मैं कहूँ जी सिर्फ 6 जो है वो 2 से किस रिलेशन में है, उसे लार्जर है, इक्वल है, लेसर है, क्या होगा, तो आप ये कहेंगे कि जी 6 जो है वो 2 से भी लार्जर है, 6 3 से भी लार्जर है। इसी तरह KP जो है, अगर KP इज इक्वल टू KC RT आ रहा है, जब डेल्टा N इक्वल ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, आंसर पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकता है, तो फिर KP सिर्फ KC से लार्जर हो जाएगा। और इसी तरह अगर डेल्टा N लेस देन 0 हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको इन रिएक्शन में, ये आखिरी 2 रिएक्शन में जो डेल्टा N है वो लेस देन 0 आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो फिर बेटा उस केस में जो KP है वो KC से लेस देन हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ जो है ना वो रिलेशंस आ गए जो KP और KC
के डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से रिएक्टेंट प्रोडक्ट के हमने बना लिए। आखिर में आते हैं इसकी एप्लीकेशंस में। केसी की बेटा जो एप्लीकेशंस हैं वो दो तरह की हैं, एक तो हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का पता चल जाता है और दूसरा हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का पता चल जाता है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में क्या चीज़ है जी, केसी के बारे में बच्चा ये ख्याल कर रहा होता है कि शायद ये प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है। बेटा केसी बेसिकली दो कॉन्स्टेंट्स की रेशियो है, के एफ ओवर के बी या के एफ ओवर के आर, और प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट एक अलग बात है। अभी रिएक्शन का जस्ट फर्ज करें स्टार्ट हुआ है, ये रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। रिएक्शन स्टार्ट हुआ है जी, रिएक्टेंट फर्ज करें 6 मोल्स या उसकी 6 क्वांटिटी और बी की क्वांटिटी प्रोडक्ट जो है वो 1 है, तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, वो तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ जी 1/6, और केसी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसको सिर्फ टेम्परेचर चेंज करता है। फर्ज करें जी केसी की वैल्यू 2 है, अब 2 वैल्यू जो है वो 1/6 से ज्यादा है, यानी अगर केसी की वैल्यू ज्यादा हो गई ये केस, और प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट जिसे क्यूसी कहा जाता है वो कम हो गई, तो ये कुछ इस तरह से बन गया कि 2 इज ग्रेटर देन 1/6, ये केसी की वैल्यू है, और ये क्यूसी जिसे प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट भी कहा जाता है ये क्यूसी है बेटा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट कम है, प्रोडक्ट कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा होगा, तो ये जो रिलेशन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को शो कर रहा है। और अगर जो है ना वो QC की वैल्यू KC से ज्यादा हो गई, यानी फर्ज करें कि हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें क्वांटिटी फर्ज करें इस तरह से आगे कि ये 6 हो गया ये 1 हो गया, तो बेटा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट क्या बनेगा, वो 6/1। KC की वैल्यू वो तो फिक्स है, वो तो 2 ही रहनी है, तो फिर वो क्या होगा कि QC बड़ी वैल्यू होगी, KC कम हो गई, तो फिर प्रोडक्ट ज्यादा हो गए, रिएक्शन वापस आ जाएंगे, रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो फॉलो होना शुरू हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का हमें केसी से पता चला, केसी फिक्स है, उसको क्यूसी के साथ रिलेट करके हमने इसको कंसिडर कर लिया कि भाई रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड आ रहा है, उससे पता चल गया। इसी तरह बेटा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है, अगर केसी की वैल्यू बहुत लार्ज है तो इसके दो मतलब हैं कि रिएक्शन या तो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, या जो है ना प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल है और वो रिएक्शन को वापस आने नहीं दे रहे, मैक्सिमम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ही बन रही है। और अगर केसी की वैल्यू बहुत कम है तो इसका मतलब है कि या तो रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है या फिर रिएक्टेंट बहुत ज्यादा स्टेबल है, वो प्रोडक्ट की तरफ जाना नहीं चाह रहे। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मीन कि रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो चुका है, उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन इसी से मिलती है। अब बेटा इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं जो हम डिस्कस करते हैं, जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए इसमें देखते हैं कि कौन कौन से MCQs जो हैं वो इसमें हमारे पास जो है ना स्क्रीन पे आपके सामने नजर आएंगे। तो सबसे पहले बेटा जो MCQ आपके सामने आ रहा है वो है जी KP और KC के रिलेशन के हवाले से बेटा। जी बेटा MCQ आपके सामने है, MCQ की स्टेटमेंट है डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द KP एंड KC आर गिवन। कहते हैं KP और KC के डिफरेंट रिलेशनशिप आपके सामने है, रिलेशंस हैं आपके सामने। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है अगर डेल्टा n 0 हो जाए, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो जाए, जैसा मैंने इस रिएक्शन में भी लिखा है और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है उसमें भी यही लिखा हुआ है H2 + I2 goes to 2HI, बेटा KP और KC बराबर हो जाएंगे, डेल्टा n 0 हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट अगर डेल्टा n ग्रेटर देन 0 हो जाए, पॉजिटिव वैल्यू हो जाए, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट से, तो फिर उस केस में KP इज ग्रेटर देन KC, बेटा मैं आपके सामने उसको समझा चुका हूँ। और थर्ड स्टेटमेंट डेल्टा n अगर नेगेटिव हो जाए, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाए, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हो जाए, जैसा अमोनिया की प्रिपरेशन में होता है, तो फिर KP लेस देन हो जाएगा KC में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द KC एंड KP इज करेक्ट, तो ये सारे ठीक हैं बेटा। फिर पहली ऑप्शन जो है 1 ओनली है, बीटा ऑप्शन 2 ओनली है, चार्ली ऑप्शन 3 ओनली है, डेल्टा ऑप्शन 1 2 3 है, और यही बेटा इसका आंसर है। अच्छा जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेटा एप्लीकेशन ऑफ KC के हवाले से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ KC, कहता है कौन सी एप्लीकेशन KC की नहीं है। पहली ऑप्शन है इट हेल्प्स टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये बेटा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए होता है, बिल्कुल ठीक है। और बीटा ऑप्शन इट हेल्प्स टू डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो चुका है या जस्ट स्टार्ट हुआ है उसके बारे में पता चलता है। चार्ली ऑप्शन इट हेल्प्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द कंसंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर एंड इक्विलिब्रियम, कहते हैं जी कि ये जो है ना वो टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन में जो इक्विलिब्रियम पे उसका इफेक्ट होता है उसको स्टडी करने में उसकी हेल्प करता है, तो ये वाली बात भी सही होगी बेटा। डेल्टा ऑप्शन है इट हेल्प्स टू डिटरमिन द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ, कि कौन सी KC की एप्लीकेशन नहीं है, तो पहली तीनों तो KC की एप्लीकेशन है बेटा।
डेल्टा ऑप्शन है इट हेल्प्स टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन, तो बेटा ये रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने में इस्तेमाल नहीं होता, तो इसका आंसर हुआ डेल्टा ऑप्शन। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो है ली शैटलेट प्रिंसिपल। ली शैटलेट प्रिंसिपल की डेफिनेशन जो है मैं आपके सामने बोलता हूँ, ये है कि अगर आप किसी भी रिएक्शन पे, किसी भी सिस्टम पे आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस से मुराद बेटा आप कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं, आप उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये चेंज कर सकते हैं, या उसमें कैटलिस्ट ऐड कर सकते हैं, तो इन सारी चीजों को हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टम, ऑन अ रिएक्शन, सिस्टम से मुराद यहाँ पे रिएक्शन है, देन द सिस्टम विल गो इन दैट डायरेक्शन, सिस्टम ऐसी डायरेक्शन में मूव करता है वेयर इट नलिफाइज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, जहां पे वो उस स्ट्रेस के इफेक्ट को नलिफाई करे या मिनिमाइज करे। यानी आपने कंसंट्रेशन चेंज की है तो रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में जाएगा जिधर वो उस कंसंट्रेशन के इजाफे को, डिक्रीज को, इंक्रीज को, जो भी आपने की है उसको मिनिमाइज करे, दोबारा से इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हमारे पास होता है। जैसे यहाँ पे मैंने इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन में दो बातें लिखी हुई हैं कि अगर रिएक्टेंट बढ़ाए जाते हैं या प्रोडक्ट कम किए जाते हैं, दोनों केसेस में रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। जैसे हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि फर्ज करें जी के SO2 है, O2 है, गोज टू 2SO3 है बेटा, ये एक रिएक्शन है। अगर मैं रिएक्टेंट बढ़ाता हूं तो रिएक्टेंट बढ़ाने से वो जो पहले इक्विलिब्रियम आया होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके डिस्टर्ब होने से क्या होगा कि ये दोबारा से इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करने की कोशिश करेगा। नतीजा ये होगा कि जो ज्यादा रिएक्टेंट थे वो आपस में मिलने के बाद प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे और रिएक्शन फॉरवर्ड जाना शुरू कर देगा। यानी इंक्रीज इन रिएक्टेंट फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट को यहां से विड्रॉ करता हूं तो प्रोडक्ट विड्रॉ होने से ऑटोमेटिकली रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएंगे। अगर रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तो रिएक्शन फिर अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी इंक्रीज इन रिएक्टेंट और डिक्रीज इन प्रोडक्ट फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह अगर इसके ऑपोजिट हम सोचें, अगर रिएक्टेंट को रिमूव करते हैं या प्रोडक्ट को बढ़ा देते हैं, यानी इंक्रीज इन प्रोडक्ट या डिक्रीज इन रिएक्टेंट, ये रिवर्स डायरेक्शन रिएक्शन को फेवर करेगा, रिएक्शन जो है वो वापस आना शुरू हो जाएगा। तो ये इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन है कि अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। इसी तरह नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर या वॉल्यूम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। जो हाई प्रेशर है, ये मैंने यहां पे पॉइंट लिख दिया है, हाई प्रेशर लीड्स द रिएक्शन टुवर्ड लेस नंबर ऑफ मोल्स। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नंबर मोल्स सेम नहीं है, डिफरेंट है। ये देखें, ये वाला जो रिएक्शन है ना, इस पर प्रेशर का वॉल्यूम के चेंज करने का कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप प्रेशर बढ़ाते रहें, आप वॉल्यूम चेंज करते रहें, कोई रिएक्शन पर फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ने मूव नहीं करना, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नंबर मोल्स जो है वो डिफरेंट नहीं है। इस पर इफेक्ट कोई भी नहीं होना प्रेशर या वॉल्यूम के चेंज का। तो फिर ये तब अप्लाई होता है ये वाला कॉन्सेप्ट जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नंबर मोल्स डिफरेंट हो। यहां पे प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट के 3 मोल्स हैं, तो ये डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स हैं। इस केस में अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में जाएगा जिधर लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब देखें, यहां पे प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट के 3 मोल्स हैं, यानी प्रोडक्ट वाली साइड पे लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो जब मैं इसका प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि तो लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो हाई प्रेशर लीड्स द रिएक्शन टुवर्ड लेस नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह अब प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट हम जानते हैं कि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस हाई प्रेशर की जगह पे ये भी लिख सकते हैं कि लो वॉल्यूम लीड्स द रिएक्शन टुवर्ड लेस नंबर ऑफ मोल्स। यानी लेस वॉल्यूम लेस नंबर ऑफ मोल्स को फेवर करता है, हाई प्रेशर लेस नंबर ऑफ मोल्स को फेवर करता है। तो फिर दुनिया में जितने भी ऐसे रिएक्शन है जिनमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स डिफरेंट होंगे, उन सब पर प्रेशर वॉल्यूम का इफेक्ट होगा। और लास्ट जो है वो हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बेटा 2 तरह के रिएक्शन जो है ना वो हमने पढ़े थे, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनमें हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनमें हीट जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है। तो मैं बच्चों को इस तरह से कहता हूं कि जी जो एक्सोथर्मिक है उसमें हीट एज ए प्रोडक्ट है। जैसे इसी सल्फर ट्राइऑक्साइड में जो हीट है वो एज ए प्रोडक्ट है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब प्रोडक्ट अगर बढ़ाते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप प्रोडक्ट बढ़ाते हैं, इंक्रीज इन प्रोडक्ट, तो रिएक्शन रिवर्स आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर आप हीट करते हैं तो ये जो है ना वो रिएक्शन को वापस ले आएगा।
तो फिर आप इसको यूं कह सकते हैं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हाई टेम्परेचर लीड्स द बैकवर्ड रिएक्शन, और एंडोथर्मिक में जैसे फर्ज करें जी कि नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों के आपस में रिएक्शन से जो ना वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, तो इसमें बेटा हीट एज ए रिएक्टेंट है, हीट एज ए रिएक्टेंट है। जब तक आप रिएक्टेंट प्रोवाइड करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, जैसे यहां पे लिखा हुआ इंक्रीज इन रिएक्टेंट रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो फिर हीट किस में रिएक्टेंट के तौर पे काम करती है, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे जब उनको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड जाएंगे। लो टेम्परेचर में कि आप उसमें से हीट निकालेंगे, प्रोडक्ट को विड्रॉ करेंगे, प्रोडक्ट हीट है, हीट को विड्रॉ करेंगे, रिएक्शन पे टेम्परेचर कम करेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं। जो बेटा आखिरी जो चीज है वो है कैटलिस्ट का इफेक्ट। कैटलिस्ट जो है वो कितना ज्यादा रिएक्शन को डिस्टर्ब करता है। आप जानते हैं कि कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन का पाथ चेंज कर देता है। अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊं कि फर्ज करें जी ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्टेंट लो एनर्जी पे है, प्रोडक्ट हाई एनर्जी पे है, ये एक जो है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है कि पहले हाई एनर्जी अटेन करेंगे फिर वो प्रोडक्ट की तरफ आएंगे। तो बेटा क्या होगा कि कैटलिस्ट ने, ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, कैटलाइज्ड रिएक्शन में ये काम हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, लेकिन कैटलिस्ट केसी को इफेक्ट नहीं करता। अब बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेटा ली शटल प्रिंसिपल को आपने डिस्कस किया। ली शटल प्रिंसिपल के बारे में और उसी से रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने हैबर प्रोसेस यहाँ पे लिखा है। हैबर प्रोसेस जो है वो आप कह लें कि एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ली शटल प्रिंसिपल की। अब इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं। नाइट्रोजन बेटा एयर से हासिल की जाती है, हाइड्रोजन मीथेन से हासिल की जाती है, दोनों को कंबाइन करवा के अमोनिया बनाया जाता है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हमने जितनी बातें पढ़ी हैं कि जी अगर कंसंट्रेशन को चेंज किया जाए, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनको चेंज किया जाए तो क्या इफेक्ट होगा, वो हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो सबसे पहली बात कि अगर आप प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, रिएक्टेंट को बढ़ाते हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, यानी कॉन्टिन्यूसली विड्रॉल ऑफ प्रोडक्ट जो है वो रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाएगा। इसी तरह हमने पढ़ा कि लेस नंबर ऑफ मोल्स जो है उधर रिएक्शन मूव करता है अगर प्रेशर बढ़ाया जाए। तो इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसके 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट के 4 मोल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाई प्रेशर लीड्स द रिएक्शन टुवर्ड लेस नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा अगर आप इसमें प्रेशर जो है वो बढ़ाते हैं। और जो नेक्स्ट चीज है ऑटोमेटिकली लेस वॉल्यूम, लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ मूव करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा एट लो वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और चूंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर पे फेवर करता है। तो ये तो वो हो गई कंडीशन जिन पे रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना चाहिए। अब जो इंडस्ट्रियल कंडीशंस हैं वो क्या है। इंडस्ट्रियल कंडीशन में बेटा जो प्रेशर है वो 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसको आप ऑप्टिमम कंडीशन कहते हैं। जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको अगर केल्विन में चेंज करते हैं तो 673 केल्विन बनता है बेटा। और जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट आयरन पीसी ज्यादा कैटलिस्ट है, लेकिन उसको कुछ प्रोमोटर्स जो हैं जिसमें एल्यूमिना, सिलिका, मैग्नीशिया, इनके साथ इसको मिक्स करके आयरन पीसीस को यूज किया जाता है ताकि उसकी यील्ड को एनहांस किया जा सके, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज किया जा सके। ये जो सारी थी वो एप्लीकेशन थी ली शटलियर प्रिंसिपल की। अब बेटा इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, उनको पहले डिस्कस करते हैं, देन हम कॉमन एंड इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। जी बेटा एमसीक्यू जो है वो ली शटलियर प्रिंसिपल से रिलेटेड आपके सामने है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ द चेंज इज नॉट अकॉर्डिंग टू द ली शटलियर प्रिंसिपल। कहते कौन सा जो इफेक्ट ऑफ चेंज है वो ली शटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक नहीं है। पहले नंबर पे पहली ऑप्शन बेटा जो चेंज एट इक्विलिब्रियम उसने लिखा हुआ है। पहले नंबर पे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट को बढ़ाया जाए तो बेटा रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। अब आगे उसका इफेक्ट ऑफ चेंज है कि रिएक्शन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। बीटा ऑप्शन है इंक्रीज इन प्रेशर, तो मैंने अभी आपको बताया था कि हाई प्रेशर लीड्स द रिएक्शन टुवर्ड लेस नंबर ऑफ मोल्स, तो रिएक्शन मूव इन दैट डायरेक्शन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ मोल्स, आगे उसका इफेक्ट लिखा हुआ है। बीटा ऑप्शन भी ठीक हो गई बेटा। चाली ऑप्शन है इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन
जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन को बैकवर्ड लेके आता है। अब इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन ऑलवेज मूव इन द एक्सोथर्मिक साइड, तो ये गलत है बेटा। जब किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन एंडोथर्मिक वाली साइड पे मूव करता है। यानी इसको हम इस तरह से कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये देखें, अगर ये हमारे पास रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट एज ए प्रोडक्ट है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन उधर मूव करेगा जिधर हीट नहीं है, यानी एंडोथर्मिक वाली साइड पे। ये रिएक्शन को फॉरवर्ड नहीं लेके जाएगा, हीट बढ़ाने से रिएक्शन ने बैकवर्ड आना है। तो आप ये बात जानते हैं कि जो रिएक्शन फॉरवर्ड जाते हुए एक्सो होते हैं वो वापस आते हुए एंडोथर्मिक होते हैं। यानी अब ये कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन एंडोथर्मिक वाली साइड पे मूव करेगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो बेटा इसके उलट लिखा हुआ, जो चार्ली ऑप्शन आपके सामने थी वो क्या थी, दोबारा से पढ़ो मुझसे। इंक्रीज इन टेम्परेचर, आगे लिखा हुआ रिएक्शन ऑलवेज मूव इन द एक्सोथर्मिक साइड, तो ये गलत है, ये लिखना चाहिए था रिएक्शन ऑलवेज मूव इन द एंडोथर्मिक साइड। और डेल्टा ऑप्शन है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड आता है, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ने से रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम स्टेज है वो डिस्टर्ब होती है, रिएक्शन वापस रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। आगे उसका जो इफेक्ट ऑफ चेंज है वो उसने यही लिखा हुआ बेटा। तो अल्फा बीटा डेल्टा ठीक है, चार्ली इनकरेक्ट है बेटा। ये बेटा हैबर्स प्रोसेस के हवाले से क्वेश्चन है, द कैटलिस्ट यूज्ड इन द हैबर्स प्रोसेस इज, पहली ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बीटा ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, चार्ली ऑप्शन है आयरन कैटलिस्ट विद द मेटल ऑक्साइड्स फ्रॉम मेटल ऑक्साइड प्रोमोटर्स। जो मेटल ऑक्साइड अभी आपके सामने मैंने लिखे थे उसमें मैग्नीशिया था, एल्यूमिना था, सिलिका था, ये उसके जो ना वो प्रोमोटर्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, और यही इसका आंसर है क्योंकि डेल्टा ऑप्शन में सिलिकॉन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है। तो बेटा इसका आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन। जी बेटा जी। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट यह है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाए, डिक्रीज हो जाए जब आप उसके अंदर कोई कॉमन आयन ऐड करें। द आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड बाय द एडिशन ऑफ कॉमन आयन। मतलब क्या है, मैं आपके सामने ये रिएक्शन को समझाता हूं, देन हम इसकी डेफिनेशन को दोबारा से कंसिडर करेंगे। बेटा ये देखें, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया, सोडियम क्लोराइड वाटर में आयोनाइज हुआ, सोडियम आयन क्लोराइड आयन बन गए। अब उसी सोल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में से मैंने HCl गैस पास की, मैंने सोल्यूशन में HCl लिक्विड फॉर्म में ऐड नहीं किया, गैस पास की। अब HCl उस वाटर में, उसी सोल्यूशन में आयोनाइज होगा, H आयन क्लोराइड आयन बनेंगे। अब क्या हुआ, उसमें उस सोल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन कॉमन हो गए। कॉमन मीन उनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। जब कंसंट्रेशन बढ़ गई तो ये दोनों नेगेटिव आयन, ज्यादा क्वांटिटी, नेगेटिव आयन अगर प्रोडक्ट वाली साइड बढ़ती है तो क्या होता है, रिएक्शन बैकवर्ड आता है। लेकिन यहाँ पे तो दो रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन वापस आना है, पहले वाला या बाद वाला? तो बेटा याद रखिएगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उस रिएक्शन ने बैकवर्ड रिएक्शन शो करना है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम इस तरह से समझते हैं कि HCl बेटा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। What is the definition of strong acid? Strong acid बेटा वो होता है जो ज्यादा आयोनाइज हो, जो 100% आयोनाइज हो। तो HCl आयोनाइज होता है, क्लोरीन हाइड्रोजन से जान छुड़वाता है। अब क्लोरीन दोबारा हाइड्रोजन के साथ नहीं मिलेगा, तो फिर क्लोरीन जो है ये क्लोराइड आयन वो सोडियम के साथ मिलेगा और पहले वाला रिएक्शन वापस आएगा। यानी जो बाद में आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा और वो पहले वाले वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन को सप्रेस करेगा, डिक्रीज कर देगा। जैसे यहां पे देखें, KClO3 को आपने वाटर में ऐड किया, पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन बन गए। अब उसमें उसी सोल्यूशन में आपने पोटेशियम क्लोराइड डाला जो कि एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसने क्या किया, इसमें जो पोटेशियम आयन कॉमन हुए, इसने क्लोरेट के साथ मिलके पहले वाले रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में मूव करवाया। तो इस तरह से KClO3 की आयोनाइजेशन जो है वो सप्रेस हो गई। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आएंगे। बेटा आपको ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। पहले नंबर पे है जी कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, इट इज एप्लीकेशन ऑफ ली शैटलियर प्रिंसिपल, बिल्कुल ठीक है बेटा। इट इज द स्टडी ऑफ द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉमन आयन, कि जो प्रोडक्ट वाली साइड पे कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ये उसकी स्टडी का नाम है जिसको हम कॉमन आयन का नाम दे रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। इट इज ऑलवेज इन द रिवर्स डायरेक्शन, ये हमेशा डायरेक्शन को वापस लेके आते हैं इसलिए रिवर्स डायरेक्शन में होता है। और चौथे नंबर पे विद द हेल्प ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट वी कैन सप्रेस द आयोनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन को सप्रेस कर सकते हैं। और पांचवें नंबर पे कि इन कॉमन आयन इफेक्ट द टर्म इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट, कि उसमें कॉमन आयन इफेक्ट में हम सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट वर्ड यूज करते हैं, एसिड बेस सॉल्ट वर्ड यूज नहीं किए जाते बेटा। तो अब इसी से रिलेटेड जो है वो हमारे पास एक क्वेश्चन है
क्वेश्चन है जी, द डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग अनदर इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। ये बड़ा कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट, कहता कौन से उसका फीचर नहीं है। पहली ऑप्शन है इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ ली शटल प्रिंसिपल, बिल्कुल ठीक है। बीटा ऑप्शन है इट इज ऑलवेज इन द रिवर्स डायरेक्शन, ये भी सही है बेटा। चार्ली ऑप्शन है इन कॉमन आयन इफेक्ट द टर्म इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एसिड बेस और सॉल्ट, ये भी सही है बेटा। डेल्टा ऑप्शन है इट इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, तो ये वाली बात गलत है। इट इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वांटिटी जब बढ़ती है तो रिएक्शन को वो रिवर्स डायरेक्शन में लेके आता है, तो डेल्टा ऑप्शन बेटा इसमें इनकरेक्ट हो गई। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है टॉपिक वो है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? बफर सॉल्यूशन जो है ये ऐसा सॉल्यूशन है विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा कंपाउंड, ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी पीएच की सॉल्यूशन, जो पीएच है किसी भी सॉल्यूशन की, उसके चेंज को रेजिस्ट करे, उसको चेंज ना होने दे। कब? जब उसे डाइल्यूट किया जाए, दूसरे नंबर पे जब उसे ज्यादा टाइम के लिए जो है ना वो सेव किया जाए, केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम आप उसे कह सकते हैं, और तीसरे नंबर पे जब कोई स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस उसमें ऐड की जाए। तो बेटा उसकी बफर सॉल्यूशन की दो टाइप्स हैं, एक होती है एसिडिक बफर और एक होती है बेसिक बफर। एसिडिक बफर में हम क्या कहते हैं जी? हम कहते हैं कि वीक एसिड होना चाहिए, वीक एसिड। अब वीक एसिड क्या हो सकता है? लाइक एसिडिक एसिड, और उसके साथ उसका सॉल्ट जो कि विद स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। जैसे एसिटिक एसिड का सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोडियम एसीटेट बनेगा, तो ये सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड मिलके एसिडिक बफर जो है ना वो बना देगा। इसके लिए जो इक्वेशन हमारे पास है वो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो जो है उस पर डिपेंड कर रही होती है pH, कि अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाएंगे pH भी बढ़ती चली जाएगी, या अगर आप एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो pH की जो है ना वो pH वैल्यू कम होती चली जाएगी। यानी आप किसी भी pH का बफर जो है वो एसिडिक बफर की मदद से बना सकते हैं। इसी तरह सेकेंड टाइप बेटा इसकी बनती है बेसिक बफर। बेसिक बफर में क्या होगा कि पहले नंबर पे जो चीज आएगी वो होगी वीक बेस प्लस सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बेटा वीक बेस जो है वो कौन सी है? NH4OH एक वीक बेस है, और उसका अगर हम सॉल्ट बनाते हैं HCl के साथ मिला के तो अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड का जो एक मिक्सचर है, सोल्यूशन है, ये बेसिक बफर कहलाता है। और इसके लिए POH होती है जो कि pKb के बराबर होगी। POH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस आ जाएगा। अब एसिड नहीं आना क्योंकि आप उसको बेस को यूज कर रहे हैं, POH हमारे पास आ गई। तो ये pH और POH निकालने का, बफर सॉल्यूशन की pH और POH निकालने के हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन जो है मैंने लिख दी है। अब बेटा अगर हमें उसने सॉल्ट या उसने एसिड या उसने बेस की कंसंट्रेशन दे दी हो और हमें ये कहे कि वो pH जो है ना वो कैलकुलेट करें, तो वो किस तरह से जो है ना क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर हमने कैसे कैलकुलेट करना है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके सामने। इफ अ बफर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट हैज 1 मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन ऑफ ईच, दोनों की कंसंट्रेशन कहता है 1 मोल है, सॉल्ट भी और एसिड भी दोनों 1 मोल जो उनकी कंसंट्रेशन आ गई। व्हाट इज द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन? तो पीएच क्या होगी? इफ पीके वैल्यू इज 4, अगर बेटा दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए तो फिर फर्ज करें जी ये log 1/1 है, log 10/10 है, 100/100 है, 200/200 है, तो जो भी है log 1 बन जाएगा अगर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए। तो log 1 0 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि pH जो है वो ये आ जाएगी, क्योंकि इस फैक्टर ने 0 हो जाना है बेटा। तो हम उसे जो है ना बेस्ट बफर कहते हैं जब रिएक्टेंट उसमें एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए। तो इस वक्त इसकी pH जो है वो वही बनेगी जो इसकी pKa की वैल्यू होगी, और pKa की वैल्यू यहाँ पे 4 दी गई है, तो फिर इसका आंसर 4 हुआ बेटा। अल्फा ऑप्शन 3 है, बीटा ऑप्शन 4 है, चार्ली ऑप्शन 5 है, डेल्टा ऑप्शन 2 है, तो इसका आंसर हुआ बीटा ऑप्शन। अब बेटा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, Kp और Kc और इनसे रिलेटेड चीज़ें, वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बेसिकली KSP वर्ड यूज़ किया जाता है और ये किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखें कि हम फर्ज करते हैं कि कोई सॉल्ट है, जैसे
कंसिडर कर रहा हूं जी कि PbCl2 है। अब लेड जो Pb है उसकी बॉटम में 1 है। हम जानते हैं कि ये जो नंबर होते हैं ये बेसिकली इनके चार्जेस होते हैं जो इसके बॉटम में और ये इसके बॉटम में लिखा जाता है, तो ये वही नंबर लिखे हुए बेटा। तो ये x और y जो लिखे गए हैं वो नंबर्स हैं जो कि इनके स्टार्ट में आ जाएंगे। जैसे ये 1 है तो ये 1 इसका चार्ज था, लेड के शुरू में 1 आ जाएगा और क्लोरीन के शुरू में 2 आ जाएगा, यानी इसकी आयोनाइजेशन से लेड आयन और 2 क्लोराइड आयन बन जाएंगे। लेकिन मैंने जनरल वर्ड लिखा हुआ है AXBY, तो ये XA⁻+1 क्योंकि एक पॉजिटिव आयन बनना है और एक नेगेटिव आयन बनना है। ये जो शुरू में X और Y है ये बड़ा इनकी पावर में चले जाएंगे। इस चीज को हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। अगर KSP की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए तो उस वक्त सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, और अगर KSP की वैल्यू ज्यादा हो जाए, आयनिक प्रोडक्ट कम हो जाए, यानी आयंस कम बन रहे हैं, फिर हम उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। और अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है और KSP कम है तो फिर वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अब बेटा इनमें जो KSP की मदद से सॉल्युबिलिटी कैसे निकाली जाती है तो वो टाइप ऑफ सॉल्ट पे डिपेंड करता है। अगर टाइप ऑफ सॉल्ट AB है, AB से मुराद है बेटा कि जैसे ये देखें AgCl है, इसमें अगर AgCl को मैं यहाँ पे इक्वेशन की शक्ल में लिखता हूं तो AgCl आयोनाइज होके एक सिल्वर आयन और एक क्लोराइड आयन बनेगा। दोनों एक एक आयन बनेंगे तो हम कहेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी 1s है, इसकी सॉल्युबिलिटी भी 1s है, तो इसका KSP का फार्मूला बनेगा KSP = S स्क्वायर, S और S मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अगर वो ऐसा सॉल्ट है, ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक पॉजिटिव आयन और 2 नेगेटिव आयन हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CaF2, या 2 पॉजिटिव आयन और 1 नेगेटिव आयन हो, जैसे ये देखें Ag2CrO4, तो ये जो कैटेगरी है इसको बोलते हैं A2B या AB2। इस केस में जो KSP है = 4s³। S निकालना चाहते हैं, किसी A की सॉल्युबिलिटी निकालना चाहते हैं तो आप S जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूले से KSP = 4s³ से। और अगर वो ऐसा कंपाउंड है जो AB3 कैटेगरी में है, जैसे ये देखें AlOH होल थ्राइस है, तो हम इसे AB3 कैटेगरी कहते हैं, तब KSP = 27s4 जो है वो बेटा इसका बनता है। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो MCQ है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेटा ये देखें क्वेश्चन आपके सामने है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड at 25 degree centigrade is found to be 2 × 10⁻⁻⁴. What is the value of the KSP at this temperature? कहते हैं सॉल्युबिलिटी उसने हमें दे दी है, सॉल्युबिलिटी मीन उसने बेटा हमें S दे दिया है और कहता है उसकी KSP निकालें। तो S जो है वो 2 × 10⁻⁻⁴ है और CaF2 है। अब CaF2 मैंने आपको बताया कि ये इस कैटेगरी में है, AB2 CaF2 ये इस कैटेगरी का है बेटा। तो KSP = 4s³। हमने KSP निकालनी है, S उसने में दे दिया है, मैं यहीं पे वैल्यू पुट करता हूं। इसमें हम पुट करते हैं जी KSP = 4, फिर 2 × 10⁻⁻⁴. अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब 2 की पावर 3 जो है वो अलग-अलग हम अगर करते हैं तो 2 की पावर 3 जो है वो बेटा बनता है 8, ये 8 आ गया। 10 की पावर -4 × 3 ये -12 बन गया। तो ये 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि 32 × 10 की पावर -12। अब 32 में पॉइंट जो डेसिमल है वो बिल्कुल एंड पे है, अगर वो एक डिजिट इधर मूव करता है तो पावर में एक ऐड हो जाएगा। ये बेटा हमारे पास KSP की वैल्यू बन जाएगी कि KSP = 3.2 10⁻⁻11। तो हम देखते हैं कि ये किस ऑप्शन में मेंशन किया गया है। तो पहली ऑप्शन है 3.2 10⁻⁻11, यही बेटा इसका आंसर है क्योंकि बीटा ऑप्शन 3.5 लिखा हुआ है जो कि पॉसिबल नहीं है। चार्ली ऑप्शन 4.0 है और डेल्टा ऑप्शन 4.5 है, तो इसका आंसर हुआ अल्फा ऑप्शन। ये था बेटा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज।